ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हमारी इस पटल पर, जिस पर कि मैं आज एक विशेष प्रसारण से जुड़ा हुआ हूँ, आप सबसे मिल रहा हूँ और मैंने नोटिफाई किया है कि आज मैं आपसे बात करूँगा, चर्चा करूँगा किसी खास विषय पर जो श्री मोहन भागवत जी के बयान से संबंधित है। अभी मैं देख रहा हूँ प्रद्युम्न कुमार सिन्हा जी हैं, जी चरण स्पर्श प्रणाम, और योगी आशुतोष जी हैं, इनका नाम पटल पर आ रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको पहले भी सूचित किया है कि बहुत जल्दी ही, एक सप्ताह के अंदर ही मैं फिर से उपनिषद पर प्रवचन प्रारंभ करने वाला हूँ और हो सकता है शिवरात्रि के 1-2 दिन बाद प्रारंभ करूँगा। तब तक कुछ जो समसामयिक विषय होते हैं और कंटेम्पररी सामाजिक संबंधों को जो प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से राजनीति में जो राजनेता लोग जो बयान दे जाते हैं, उसका इम्पैक्ट और प्रभाव ज़्यादा होता है। सबसे मुश्किल बात तब होती है कि नेताजी जितना कुछ बोलते हैं उसको अक्षरशः उसी तरह से सत्य मान लिया जाता है, जबकि नेता कोई हो, राजनेता विशेष तरह से, उसको सच बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ना ही उसकी पढ़ाई सच बोलने की है। कोई भी राजनेता है, आनंद वर्धन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो सब बाद में भी जुड़ते जाएंगे उनका भी अभिनंदन करते जाऊंगा। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, किसी भी राजनेता को उसको सच बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उसको, जी प्रणाम, उसको ट्रेनिंग दी गई है कि वो वही बात बोले जिससे उसके पार्टी का लाभ हो। देश के लाभ से उसका लेना देना नहीं है राजनेता का। वो पार्टी की लाइन बोलता है, पार्टी के आधार पर बोलता है, पार्टी के लाभ के लिए बोलता है। अधिकतर तो अपना वो स्वयं के लाभ के लिए बोलता है, स्वार्थी होता है। सबसे बड़ा स्वार्थी राजनेता होता है सामाजिक क्षेत्र में। और जो बोलता है निजी स्वार्थ के लिए होगा या पार्टी हित के लिए होगा, देश हित से उसका कुछ लेना देना नहीं है। यदि बहुत बड़ा नेता हो गया परचांस, भाग्यवश, तो वो फिर
कुछ देश के स्तर पर बात करने लगेगा, देश हित का भी। अन्यथा जितने राजनेता हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उनकी आस्था क्या कहें, उनका स्वार्थ निहित है, और वो निहित है किसमें? पार्टी के लाभ में। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि स्वातंत्र्येतर काल में, यानी आजादी के बाद के समय में, जो जो पार्टियां किसी आइडियोलॉजी पर, किसी विचारधारा पर बनी थी, वो सब पार्टियां परिवार विशेष तक सिमट कर रह गई। अच्छा, तो परिवार विशेष तक, अजीत कुमार जी हैं पटना से, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत आशीर्वाद। जब परिवार तक सिमट के रह गई तो अब ये पार्टी हित से डाइवर्शन हो रहा है, दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं। कहां से जी? अब ये परिवार हित में बदल रहा है। तो परिवार हित में बदलने का अर्थ ये हुआ कि अब ये लोग जो जो इन पार्टी से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने आइडियोलॉजी का, विचारधारा का, उसका जिन्होंने उसके साथ समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके और सीमित कर दिया है, पार्टी से हटके परिवार के हित तक। डीएन सिंह साहब ओम नमो नारायण, वो परिवार के ही हित सोचेगा तो वो लूट मचाने में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि उसके लिए अब देश भी सर्वोपरि नहीं है, पार्टी भी सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि और सुप्रीम उसका परिवार है। इनमें ये मत कहिए कि केवल पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, या जी प्रणाम, बिहार में, बंगाल में, या मध्य भारत में, नहीं, संपूर्ण भारत में इन तरह की पार्टियों का उदय हो गया 1960 के बाद से। और लोहिया जी के और नेहरू जी के, उनकी मृत्यु के बाद तो विचारधारा की बात करना धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब केवल पारिवारिक हित से जुड़ गया। आइए पारिवारिक हित में भी बात करते हैं। अब ये छोटे छोटे जो परिवार हैं, चाहे आंध्रा में वाईएसआर रेड्डी का है, जो क्रिश्चियन हित के साधक हैं, जो तेलंगाना में चरमरा रहे हैं, राष्ट्रीय तेलंगाना समिति से अब वो भारतीय तेलंगाना समिति की बात करने लगे हैं, वो उनके भी सारे परिवार के लोग जुड़े हुए, और उनका ज्यादा हित सधता है असदुद्दीन ओवैसी की चमचागिरी करने में, उसके तुष्टीकरण में, एपीजमेंट में। एक तो दो धड़े हो गए आंध्र प्रदेश के, एक वाईएसआर रेड्डी का और एक केसीआर का, सी चंद्रशेखर राव है या कौन चंद्रशेखर राव, इनका। अब दोनों को हिंदू हित प्रिय नहीं है, एक को क्रिश्चियन हित प्रिय है और एक को मुस्लिम हित प्रिय है। अच्छा, एक, अब चलिए, जब आप चलेंगे तमिलनाडु में तो वहां क्या प्रिय है जी? तो वहां प्रिय है कि हिंदू हित नहीं, द्रविड़ है। तो द्रविड़ में दो हो गया, एआईएडीएमके हो गया, डीएमके हो गया। तो डीएमके जो है नास्तिक है, स्टालिन उनका नाम ही है, तो कम्युनिस्ट का तो नाम है। उनके पिताजी बहुत प्रभावित होकर कम्युनिस्ट से, कम्युनिज्म से, उनका नाम स्टालिन रख दिए थे, करुणानिधि जी। उनका भी कोई हिंदू हित से, देश हित, राष्ट्र हित से लेना देना नहीं, उनका भी परिवार हित है। उनके जो विरोध में है वो एआईएडीएम के, वो अभी थोड़े ठंडे पड़े हुए जयललिता जी की पार्टी है। केरल में देख रहे हैं साम्यवाद और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ये चलते रहा है। तो वहां परिवारवाद तो नहीं है, लेकिन वहां साम्यवाद के नाम पर गुंडा राज है। अच्छा जी, बिट्टू राय जी समझे, प्रशांत राय जी ओम नमो नारायण। आप कहेंगे कि आप तो अध्यात्म में
आध्यात्मिक विश्लेषण करते थे, भक्ति मार्ग के प्रवक्ता हैं, आप ये राजनीति की बात क्यों करने लगे? क्योंकि राजनीति भी हमारे से अछूता नहीं है। राजनीति तो सबको छूता है, सारे संतों को छू रहा है, सारे संत इससे अछूत नहीं है। सीए उमेश पांडे जी हैं। कैसे हैं जी उमेश जी? आप लोगों को नया वर्ग आगे चल रहा है, अच्छा उभर रहे तो बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बधाई। लेकिन आप लोगों को बारीकियों को, न्यूआंसेस को समझना पड़ेगा। कौन से, सर प्रणाम अजीत जी, कौन से न्यूआंसेस को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि हमारे देश में जो राजनीतिक धारा बह रही है, एक प्रवाह चल रहा है राजनीति का, इस प्रजातंत्र में जिसमें संख्या प्रमुख होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, क्या उसमें कहीं से प्रतिभा के लिए भी कुछ जगह है? माइनॉरिटी के लिए जो कुछ भी नाम आता है वो तो एक खास धर्म से आपने उसको अटैच कर दिया कि हाँ ये इनका काम है, और जो लोग मेजॉरिटी में से माइनॉरिटी हैं थोड़े थोड़े, उनका क्या भविष्य है? मंतोष राय जी, तो ये सब पर सोच तो करना पड़ेगा ना, बिना सोचे तो बात बनी नहीं रही। आप शुतुरमुर्ग की तरह सिर को गाड़ देंगे बालू में कि तूफान टल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तूफान तो आएगा। शुतुरमुर्ग क्या करता है? बालू में सिर को गाड़ देता है कि तूफान टल जाए। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते, हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा और तूफान को कन्फ्रंट करने के लिए, उससे भिड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। समझे जी रत्नेश चंद्र सिंह जी? अब आप चाहते हैं कि हम लोग तो एलीट क्लास के हैं, सवर्णों में भी एलीट हैं। कौन जी? भूमिहार लोग। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं आप सवर्णों में भी एलीट हैं, संभ्रांत हैं। इसलिए हमारी जगह जो है समाज के हर एक क्षेत्र में सुप्रीम होनी चाहिए। नो सर, नॉट पॉसिबल। डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है। क्यों? कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में आप कम है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ बिहार में होंगे, 1-1.5 करोड़ यूपी में होंगे। इससे आप, मंतोष राय जी शायद प्रणाम सर, इससे आप शीर्ष पर नहीं रहेंगे सत्ता के, राजनीतिक सत्ता के। फिर आपके लिए कौन सा मार्ग है जिसमें आप यू कैन मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं? कौन सा क्षेत्र है? ये आपको चुनना पड़ेगा। इसको चुनने के लिए हमारे जैसे जो लोग वरिष्ठ लोग हैं, जो कि 70 पार वाले हैं, उनके पास कुछ अनुभव है। राकेश मिश्रा साहब प्रणाम, कैसे हैं? सब ठीक है? तो कैसे इसके लिए पाथवेज, रोड मैप बनाया जाए, इस पर चर्चा ना करेंगे, खाली हुड़दंग करके और हल्ला गुल्ला करके समाप्त कर लेंगे आप अपना, तो दैट इज नॉट एंड ऑफ इट, एंड यू विल रीच नोवेयर सर, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, एंड यू विल गो डाउन हिल। डाउन हिल समझते हैं ना जी? पहाड़ के ऊपर कोई चीज रख दिया जाए पर्वतमाला पर, और ऊपर से कोई बॉल रख दे तो नीचे ड्र, वो डाउन हिल है, कहीं बीच में रुकावट नहीं। यू विल गो डाउन हिल, देयर विल नॉट बी एनी ब्रेक। अभी जो मैं जिन परिवारों की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, असम में हो, दक्षिण की बात मैंने कर ली, आपने महाराष्ट्र और गुजरात को भी देख लिया बाई एंड लार्ज। कहां ये परिवारवाद नहीं पनपा है या कम पनपा है? रामनिवास सिंह जी, जहां कम्युनिस्ट और भाजपा की सरकारें हैं या उनके दल का वर्चस्व है, क्योंकि ये एक परिवार के नाम से नहीं चलता कि उसी का बेटा नेता बनेगा, उसका बेटा नेता बनेगा, उसका पोता बनेगा, ऐसा नहीं। तो ये सब
परिवार की पार्टियां हैं, फैमिली कंपनी हैं, कॉरपोरेट्स हैं, एंड दे आर बीइंग रन बाय इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल के व्यक्ति के इर्द गिर्द ये पार्टी नाचती है। इनके नचाने के लिए क्या किया है? अकूत धन इकट्ठा कर लिया है। इन पार्टी सो कॉल्ड पारिवारिक पार्टियों ने अकूत धन इकट्ठा कर लिया है अपने औकात से ज्यादा, और इसलिए उस धन के आधार पर अपने परिवार का बिजनेस चला रहे हैं। नाम उसका होता है राजनीतिक दल। बस अब आपको ले दे के दो पार्टियां बची हैं, कम्युनिस्ट और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक स्ट्रक्चर है, एक कार्डर है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। कार्डर बेस्ड का मतलब होता है कि अलग अलग मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है जिसमें लोगों को पदोन्नत किया जाता है, पदोन्नति होती है। इसी में भाजपा का जो कार्डर है, कार्डर कहते हैं उस संवर्ग से, जिस संवर्ग को जहां से लोग इंडक्ट किए जाते हैं मेन पार्टी में, तो भाजपा का जो कार्डर है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, और उसके डिफरेंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गोरक्षा दल है और कई है। अब ये मत समझिए कि उसमें मेरिटोक्रेसी है, प्रतिभा की उसमें इज्जत है, नहीं, उसमें भी उनकी पहचान उस बड़े परिवार से है, और जिसको लोग संघ परिवार कहते हैं। तो संघ का परिवार का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा परिवार, एक व्यक्ति का नहीं, एक समूह का परिवार। आपने वेद मंत्रों में पढ़ा है कि संघौ शक्ति कलियुगे, कलियुग में शक्ति किस में रहेगी? संघ में। संघ में यानी संगठन में, संगठन में यानी यूनियन में। शक्ति कहां से आएगी? एक व्यक्ति में नहीं होगी। अब ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक व्यक्ति परिवार की पार्टी बना के भिड़ना चाहता है संघ की पार्टी से, और संघ एक बहुत बड़ा एक यूनियन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके विभिन्न शाखाएं हैं। उनके पास जो मैन पावर है उस संघ को साथ ले चलने के लिए मल्टी लेयर्ड, मल्टी स्ट्रक्चर, उससे ये कैसे भिड़ेंगे? तो इनके पास ताकत नहीं है। यदि सब इकट्ठे हो जाएं तब भी उनसे नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। इनके पास ना कोई स्ट्रक्चर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पार्टी है, ना आइडियोलॉजी है। परिवार के नाम पर कैसे चलेगा? चमचागिरी चलेगी। तो साइकोफेंसी जो है, चमचागिरी जो है, फ्लैटरिंग जो है, पाकिस्तान परिवार के लिए चलेगा। लेकिन ये परिवार इतना बड़ा कोई नहीं होगा कि जिसका वाइड स्पेक्ट्रम पर पैन इंडियन लेवल पर जिसका विस्तार हो, ऐसा तो कोई है नहीं। तो देन व्हाट इज द वे आउट? The only way out is you have to raise an organization which can confront or match or measure up to the level of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो नहीं कर रहे हैं आप केवल सिम्टम से लड़ रहे हैं कि इनको मारो, उनको काटो, उनको भगाओ। दिस इज नॉट द वे एंड यू विल नॉट सक्सीड, आई एम टेलिंग यू। कुछ काल के लिए हो सकता है कि आप, कौन है जी? रामनिवास सिंह जी, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ काल के लिए तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उघार हो जाएंगे कि ये तो परिवार की पार्टी है, और वो भी छोटे परिवार की, व्यक्तिगत लेवल पर, इंडिविजुअल विम्स एंड फैंसी को सर्व करने के लिए। राजनीति में सबसे आवश्यक है ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी भांजने की नहीं। ये तो मिलिटेंट को ट्रेनिंग दी जाती है लाठी भांजने की और पहलवानी करने की। राजनीति में ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसी आपकी वाणी होनी चाहिए, आपकी वाणी पर कितना नियंत्रण संयम है आपके पास, इसकी ट्रेनिंग दीजिए। फालतू फंड का कुछ बोल देता है, अब देखिए वो क्या है, एक पार्टी का नेता है, क्या कब बोलेगा किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल
उसके स्टेटमेंट्स और नैरेटिव्स हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हुआ जिसको प्रिडिक्ट न किए, जैसे जिसका पूर्वानुमान ना हो, बिना पूर्वानुमान के तो कोई पता ही नहीं चल सकता कि क्या है। स्टेज पर गए तो क्या बोल देगा। आप हमें सुनने के लिए आए हैं तो आपको मेरे अंदर, मेरे ऊपर भरोसा है कि ये आदमी जो बोलेगा वो शास्त्र की बात बोलेगा, शास्त्र आधारित बात बोलेगा, संस्कृति के आधार पर बात वो बोलेगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग और इसकी शिक्षा, इसका प्रशिक्षण इसी तरह का है कि ये बात करेगा तो सुनने लायक होगा, और ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। एक बात कहो तो दूसरे दिन कहो तो मैंने नहीं कहा था, ये लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। अरे तुम्हें बोलना आता नहीं तो दूसरों को कहते हो तोड़ मरोड़ दिया। आप कहेंगे कि पहले बात तो बताइए क्या कहना चाहते। जिस इतने बड़े पार्टी के ऊपर AKP शाही जी, रामनिवास सिंह जी, ध्रुव कुमार राय जी, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। इतने बड़े एकमात्र संगठन जो RSS है, जो काडर है भाजपा का, जो शासन चला रही है और जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसका काडर कहां से आता है जी? वो आता है RSS से, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है हर एक क्षेत्र में घूमने की, बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी बांधने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी एक पार्ट है कि उनको सामाजिक संगठन। आप पहले बताइए, क्या डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र इसी को कहते हैं कि एक ही पार्टी और एक ही संगठन के जिम्मे राष्ट्र का, समाज का विकास छोड़ दिया जाए तो फिर प्रजातंत्र का है? एकल तंत्र हो जाएगा, जैसे कम्युनिस्ट का है वैसे इसका है। जैसे एक सिद्धांत को लेकर वो चलते हैं, एक सिद्धांत को लेकर चलेंगे। लेट देयर बी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैडर। मोर देन वन का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा। डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ साहब हमारे मेंटर हैं, वो भी आ गए हैं। ओम नमो नारायण, सादर चरण स्पर्श। स्वस्थ का मतलब होता है कि जिसका स्वास्थ्य ठीक हो। स्वस्थ प्रजातंत्र और लोकशाही के लिए आवश्यक है कि एक से अधिक, यानी 2, 3, 4 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो जो एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल कंपटीशन में, राजनीतिक स्पर्धा में भाग लें और अपने पार्टी के प्रोग्राम बनाएं, जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। वो मैनिफेस्टो बनाए विनय सुरेंद्र राय, मेरे भतीजे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैनिफेस्टो बनाए, और मैनिफेस्टो का आधार क्या होगा? संविधान में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्धारक सिद्धांत हैं राज्य के, उनको ना शामिल करते हैं अपने मैनिफेस्टो में। अनाप शनाप चीज की टीवी बांटेंगे और फोन बांटेंगे। अरे तुम पालन करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तो टीवी खुद खरीद लेगा और फोन खुद खरीद लेगा। मैंने तो किसी से फोन मांगा नहीं, मैंने तो किसी से टीवी मांगा नहीं, मैंने तो किसी से लैपटॉप मांगा नहीं। क्या मेरे पास नहीं है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने को समर्थ बनाया है उसके लिए। इसको समर्थ बनाने को कहते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावर द पब्लिक सो दैट दे कैन परचेज ऑन देयर ओन। भिखमंगा मत बनाओ उनको। सब्सिडी और फब्सिडी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो चीजें हैं, जितनी चीजें नीति निर्धारक सिद्धांत जो हैं राज्य सत्ता के, यदि उसके आधार पर किसी का भी मैनिफेस्टो नहीं है, जिस पार्टी का इलेक्शन कमीशन को पावर है कि उनको उठा के डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं करता है क्योंकि किसी के पास भी ये नहीं है। कोई उस आधार पर मैनिफेस्टो नहीं बनाता है। सब लिरिक्स जनार्दन जुगनू जी, बहुत बहुत प्रणाम। सब ऐसा बनाते हैं लोक लुभावन। लोक लुभावन यानी लोगों को बेवकूफ बनाने के, लुभाने के लिए क्या बनाते हैं? अद्भुत भारतीय राजनीति का अभूतपूर्व जस का तस विश्लेषण। बहुत बहुत प्रणाम सर। आप वो नहीं बना रहे। क्या बना रहे?
आप बना रहे हैं लोक लुभावन मैनिफेस्टो, जिसमें 2 किलो चावल फ्री दिया जाएगा। किसको जी? जिसके पास कुछ नहीं होगा। और 10 किलो आटा दिया जाएगा। किसके पास जी? जिसकी कोई इनकम नहीं होगा। और 3 किलो चीनी दी जाएगी। किसको जी? कुछ। तो आप सबको ये कह रहे हैं कि आप दरिद्र बन के बैठिए, आपको मुफ्त में सब कुछ सप्लाई होगा और आपके नेता अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, तो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारा में जाके इसको सेवा करनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा हलवा बांटता लोगों को, थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटता। गवर्नेंस की तो उसको कोई पता ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं किया। जब उसने नौकरी में कोई काम नहीं किया तो बाद में क्या काम किया? तब भी लफंडरी करे, अब भी लफंडरी कर रहे हैं सुधांशु शेखर सिंह। कैसे हो सुधांशु बाबू? सब ठीक है? ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आशीर्वाद सुधांशु। जब अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी बांटनी है तो जाके कहीं बैठ जाए किसी सामाजिक स्थान पर और अनाउंस कर दे कि बटेगी रेवड़ियां। भाई गवर्नेंस के बारे में तो आपके न किसी को पता ही नहीं है, हाँ? तो फिर कैसे बात बनेगी? आपको 2-3 पार्टी का संरक्षण चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए उन पार्टियों को। और आप रेज कीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, पान इंडियन लेवल पर, अक्रॉस नॉर्थ साउथ डिवाइड, ईस्ट वेस्ट डिवाइड, ऐसे 2-3 पार्टियां हों जो राष्ट्रीय स्तर पर। डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। कैसे हैं अभिलाषा जी? सब ठीक है? वो आप नहीं करते, करना पड़ेगा। और यदि ध्यान दीजिएगा, सब पार्टियां सीमित होकर सिकुड़ के परिवार के स्तर तक रह गई और इंडिविजुअल और व्यक्तिगत हित का साधन करने लगी, हित साधने लगी, तो समाज का क्या होगा? देश का क्या होगा? ये कौन सोचेगा? नेता यदि चिलम पी के सो जाएगा तो नहीं होगा, नेता दारू पी के टुल्ल हो जाएगा तो नहीं होगा। उसको सदैव जागृत रहना पड़ेगा। उत्तिष्ठत जागृत वरानि बुद्धत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वर्णानि बुद्धत। ये संदेश है, उठो जागो और तुम्हारा जो वरीय है उसको प्राप्त करो, श्रेष्ठतम को प्राप्त करो। नेता को ऐसा होना पड़े। ये नहीं कि नाप शनाप कुछ भी बोल दे। यदि आपको गिमिक्री करनी है, नाटक नौटंकी करनी है, तो आपको यात्रा से क्या मतलब है कि मैं यात्रा निकाले जा रहा हूं? किस बात का यात्रा है? यात्रा तो वो होता है कि आप सर्व लोक जन को, सर्वजन को आप सुलभ हो, अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो, आपसे सब लोग मिलें। यात्रा में मिलनी है आप टॉम डिक एंड हैरी से, मंगरू से, झगड़ू से, सबसे। और जब राजधानी में आए, अपने ऑफिस में बैठे तो अपने आप को शट, अपने आप को बंद कर लिया, अलग कर लिया। कोई मिलने जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। बड़े बड़े नेताओं को, चीफ मिनिस्टर्स को, एमपीज को, एमएलएस को आपने टाल दिया कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। और यात्रा पर निकल के घुड़दौड़ करें, बकवास। सच यात्रा डज नॉट कैरी एनी कन्विक्शन। कुछ नहीं है, हुक्स है। सो आप मिलिए जनता से, जहां हैं वहां सर्वसुलभ रहिए। जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनके लिए आप सुलभ रहिए। ये लोकशाही है। आप ऐसा नहीं करें। अब जो ले दे के एक ही पार्टी बच्ची है भाजपा, भाजपा के हेड कौन है ये कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेपी नड्डा जी हैं। क्यों? कि वो बराए नाम है, वो कुछ नहीं है, वो धुइए, उनकी कुछ नहीं चलती, वो कोई प्रोग्राम नहीं चला सकते। ये नहीं कि उनको अनुभव नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है, नंबर का गेम है। तो दूसरा टर्म भी इनको मिल गया। क्यों?
क्योंकि पहले टर्म में ये चुप रहे, इसलिए दूसरे में भी इनको दिया गया कि ये और अभी चुप रहेंगे इलेक्शन तक। बोलने का अधिकार किनको है जी? तो जो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कौन है जी? आरएसएस के सर संचालक जी हैं, जिनका नाम मोहन भागवत जी है। तो मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत जी को वो बात करनी होती है जिससे समाज जुड़ता है, जिससे राष्ट्र जुड़ता है, जिससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। नेशनल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ शुड बी मोटो एंड नैरेटिव फॉर द हेड ऑफ आरएसएस टू पॉन्डर ओवर, टू डिलीवर लेक्चर्स। डॉक्टर अभिलाषा जी, मुकेश सिंह जी, क्या कह दिया कि हंगामा और बावेला मच गया? क्यों? क्योंकि वाणी की संयम नहीं की। यदि उपनिषद पढ़े होते, कहते कि उपनिषद पढ़ा है, पढ़ा क्या है? उपनिषद पढ़े होते तो सबसे पहले वाणी का संयम करते। भगवान सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं कि पहले जाके वाणी की आप तपस्या करिए। वाणी का तो तप किया नहीं और बोलना शुरू हो गए। कहते हैं कि मैंने भी गीता पढ़ी है, मैंने भी गीता पढ़ी है, तो गीता में लिखा है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय भसनं चैव वांग्मय तप उच्यते। वाणी का तप ये कहा जाता है क्या? अनुद्वेग कर्म वाक। ऐसे वाक बोलिए, ऐसे वाणी बोलिए जिससे किसी में उद्वेग पैदा ना, अनएजिटेटिव, अनइरिटेटिव, उद्वेगता ना पैदा करे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, लेकिन सत्य बोलिए, चमचागिरी के लिए नहीं भाई बोलिए, जैसे कांग्रेस में बोलते हैं लोग चमचागिरी के लिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय, प्रिय भी होना चाहिए, हितम चयत, और हितकारी हो किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए भी और समाज के लिए भी। यत स्वाध्याय भसनं चाहिए, स्वाध्याय किया हो, अच्छी तरह से अध्ययन किया हो जिस इशू पर बोलने जाते हैं। ये नहीं दारू पी के लौटे थे और सवेरे 11 बजे पहुंच गए लोकसभा में, बकवास करने लगे। क्या करेंगे? न स्वाध्याय किया न अभ्यास किया। स्वाध्याय भसनं चैव वांग्मय तप उचित, इसको वाणी का तप कहा गया है। जिसके अंदर इस तरह की वाणी का तप हो, जिसने स्वाध्याय किया हो, उसका अभ्यास किया हो, सत्य बोले, अनुद्वेगकारी बोले। आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, वक्तव्य दे दिया कि चारों तरफ उद्विग्नता फैल गई और आप ट्रोल होने लगे। आजकल लोग ट्रोल हो रहे हैं, ट्रॉल हो रहे हैं। उनकी ट्रोलिंग कौन लोग करते हैं? अब लोग, पहले तो विपक्षी करते थे, अब उनकी ट्रोलिंग उन्हीं के पक्ष वाले करने, उन्हीं की पार्टी वाले करने लगे। क्या बोल दिया जी इन्होंने? बोल दिया क्या? अभी पिछले हफ्ते की बात है। सईदान सिंह जी प्रणाम, दया जी प्रणाम, मुकेश सिंह जी प्रणाम। क्या बोल दी? एक कोई इधर अम्बेडकर अहमदनगर साइड में कोई हुए है, अहमदनगर साइड में, इधर उधर वो कहाँ शिरडी का साईं बाबा हुआ है उधर ही एक कोई संत हुए हैं, रोहिदास जी, रोहिदास जी। संत तो संत होते हैं, तो सबके लिए होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं। उनको क्या जाति से लेना है, उनको क्या वर्ण से लेना है। उसी दिन ये भी कार्यक्रम था बनारस में। इंजीनियर पवन कश्यप जी, अच्छा जी, आपका भी स्वागत है। ओम नमो नारायण। अच्छा, ये आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है। जिस दिन बनारस में रैदास और रविदास की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन जयंती उधर मनाई जा रही थी और वहां की सभा में ये मोहन भागवत जी गए थे और वहां उन्होंने क्या कह दिया जिसके लिए इतना एजिटेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, बवाल हो गया। इसका मतलब कि वाणी का संयम तो किया नहीं और बोल दिए। आप छोटे परिवार के, व्यक्तिगत परिवार के होते यदि, तो मुझे कोई ग्रज नहीं था, मुझे कोई मलाल नहीं था। आप सपा के होते, आप जसपा पसपा डसपा के होते, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो पारिवारिक पार्टियां हैं। लेकिन आप तो आरएसएस के, जो भाजपा का भी क्या है जी, पावर हाउस है, वहां से कनेक्शन होता है, कार्डर का इनकार्डरमेंट होता है। आप उसके हेड हैं और आपने बिना विचारे कह दिया क्या जी
ये वर्ण व्यवस्था जो है या जाति व्यवस्था, ये तो पंडितों ने बनाया है। ये भगवान ने नहीं बनाया है या वेद ने नहीं बनाया। ये कह दिया इन्होंने कि ये जाति व्यवस्था जो है ना, ये हमारे यहाँ के पंडितों की देन है। इससे दो बात स्पष्ट हो जाती है। क्या क्या स्पष्ट हो जाती है जी? रीता सिंह कौन है? क्या क्या स्पष्ट हो जाती है? जो रीता सिंह आए, कोई भी आए, मेरे से रिलेट करिए, प्रणाम चाचा जी कह के, भाई साहब कह के, दादाजी कह के, जैसे रिश्ता बने बनाइए, नहीं तो ऐसे ही धूल फांकेंगे। मोहन भागवत जैसे लोग बोल देंगे और पंडित को दो गाली दे देंगे। जब खुद पंडित हैं, वो समझे कि मैं स्वयं पंडित हूं, तो पंडित का कुछ भी कह देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा नंदलाल राय जी, बहुत बिगड़ेगा। संस्कार नहीं सीखेंगे तो संस्कारहीन हो जाएंगे, सब मिट जाएगा। संस्कार पर ही तो हम जिंदा हैं हम लोग। अब वो क्या बोल गए जी? वो बोल गए कि ये ब्राह्मणों की देन है, जाति पाति सब बिगाड़ किया है ब्राह्मणों ने। हमारे यहाँ ये पहले नहीं था, यानी ये अनादिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला रहा है, वैदिक काल से चला रहा है, ऐसा नहीं। एक तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी कह दिया। देखिए, आपसे मैं पूछता हूं, यदि आपसे मैं पूछूं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, आप कह देंगे कि मुझे मालूम नहीं, चुप रह जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे इनको पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि आप कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति नवीन पटनायक हैं, तो आप दो दो गलती कर रहे हैं। एक तो ये भी गलती कर रहे हैं, ये निगेटिव मार्किंग होती है कि राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको नहीं पता है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये भी नहीं पता है। ये बिना पूछे आपने बता दिया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मुझे नहीं मालूम। चुप रह जाते तो लोग जानते कि इनको प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, नहीं मालूम। उसी तरह से यदि आप कहते हैं कि ये सब जाति व्यवस्था, सब बदमाशी है, किया कराया पंडितों का है, तो लोग ये जानते, आपको पता नहीं कि पंडित किसे कहते हैं, या ये भी नहीं पता कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो ना आपको ब्राह्मण का ही पता है, ना पंडित का ही पता है, दोनों में से कुछ नहीं पता है। ना आपको उपनिषद का ही पता है, ना गीता का ही पता है। यदि गीता पढ़े होते तो भगवान उसमें कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स। ये चारों वर्ण जो है ये मेरे द्वारा सृजित हैं, सृष्ट है। चातुर्वर्ण मया सृष्ट, मेरे द्वारा चतुर्वर्ण की रचना हुई है। चतुर्वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है। कहते हैं कि ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे रचना नहीं कर दी कि ये इस कूड़ी में जाओ, वो उस ढेर में जाओ। गुण कर्म विभाग सब, गुण और कर्म के अनुसार उसका विभाजन किया है कि वो किस गुण का होगा तो उसका क्या कर्म होगा, और फिर उस कर्म के अनुसार वो तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। आप ये भी नहीं पढ़े। अब आपने ये भी पढ़ा है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, करता तो प्रकृति है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता, मैं तो केवल अध्यक्ष हूं, प्रेसिडेंट की तरह। जैसे प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, करता तो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल के लोग। प्रेसिडेंट को कुछ करने का नहीं है, केवल अध्यक्षता है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, प्रकृति सृजन करती है समस्त चराचर जगत की मेरी अध्यक्षता में, मेरी सुपरिंटेंडेंस में, मैं देखते रहता हूं। I don't pull a string, but it is under my superintendence and watch. नहीं पढ़ा ये भी। भगवान
कहते मेरे द्वारा ये रचित है। तो बात आ गई कि ये प्रकृति द्वारा गुण और कर्म के विभाग से ये वर्ण बना हुआ है, ऐसे नहीं है। जाति भी कुछ हद तक यानी बाय एंड लार्ज अप टू सम एक्सटेंट जिस समय विभाजन हुआ है उस समय कर्तव्य कर्म और ड्यूटी के आधार पर हुआ है। बाद में धीरे धीरे दीर्घेन कालेन अनुष्ठातृणाम कालोद्भवान अभिभूयमान धर्म जो है अभिभूत हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सम इनएडिकेसीज इन्फॉर्मिटीज क्रिप इनटू द सिस्टम। देयर इज नथिंग डायबोलिकल अबाउट इट। कहते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो मुझे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। इसमें कोई डायबोलिकल का अर्थ होता है कोई राक्षसीपन और शैतानी नहीं है कि यदि कोई इन्फर्मिटीज, कोई त्रुटि, कोई एरर अच्छे सिस्टम में क्रिप इन कर जाए, घुस जाए, दैट इज क्वाइट नेचुरल। तो उसके साथ जो कुरीतियां आती हैं, हमारे सिस्टम में इसको रिजिड नहीं बनाया। वेद के साथ साथ संहिताएं बनाई, स्मृतियां बनाई, जिसमें अमेंडमेंट और जिसमें शोधन और इसमें संशोधन की गुंजाइश। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खिलाते रहते हैं, बाबा साहब का। अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, 75 साल में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गया। और यहाँ वेद 10,000 साल से है, 5,000 साल से उपनिषद है, 5,000 साल से गीता है। उसमें तो अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि ये कर दीजिए। आप उसको परफेक्ट चाहते हैं और इसको इम्परफेक्ट चाहते हैं। आप देश के घातक हैं, समाज के घातक हैं, क्योंकि आप पक्षपाती हो गए। पक्षपाती क्या होता है जी? कौवा हो गए हैं आप। अपना पक्ष ज्यादा रखता है कौवा हो गए हैं। ये कौवे हैं राजनीति के, जो मानस को गाड़ने चले हैं और गोस्वामी तुलसीदास को गाड़ने चले हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि पंडितों की ये शैतानी होगी। शैतानी तो कह नहीं सकते, नहीं तो मैं कह रहा हूं। मैं कह देयर इज नथिंग डायबोलिकल अबाउट इट। इसमें कोई डायबोलिज्म नहीं है, कोई शैतानी नहीं है, कोई दैत्य और आसुरी संपदा का ये दुरुपयोग है, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है? ये गुण कर्म विभाग से है। पंडितों ने बिगाड़ नहीं किया है। पंडितों ने तो आपके लिए संविधान बनाया। संविधान बनाने वाले पंडित है। पंडित विद्वान को कहा जाता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यसिनी सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्शिना। पंडित उसको कहते हैं जो समदर्शी हो। किसके लिए? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य। विद्या से संपन्न विनीत यदि कोई ब्राह्मण है, उसमें या गाय में या हाथी में या कुत्ता में या चांडाल में, सब में एक दृष्टि रखता हो, समता की दृष्टि रखता हो, सब में नारायण की, भगवान की दृष्टि रखता हो, भगवत दृष्टि रखता है, वो ब्राह्मण, वो पंडित है। पंडित समदर्शी है। जो समदर्शी है उसको पंडित। ये नहीं समझा, कौन पढ़ाएगा इस सबको? ही इज मोहन भागवत इज हेड ऑफ ए फैमिली which is so large, traversing the whole India, north and south, east and west, and you don't know what is the meaning of Brahman, you don't know what is the meaning of the Pandit, you don't know what is caste system, you don't know what is Varna system. Without knowing all that, you are delivering lectures. Occasion is birthday celebration of a Sant. संत को आप जाति पाति में तौलने लगे हैं, या उनको कहते हैं कि जाति पाति में तौल ले? एक पिसाहेगी। जय जय श्री सीताराम। सीताराम से क्या होगा? कोटि कोटि प्रणाम नंदलाल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरे पास से जो आशीर्वाद आता है उसका कनेक्शन मेरे से नहीं। मैं काहे को आशीर्वाद? मेरे तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, समस्त संत परंपरा आशीर्वाद देती है, भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। मेरा कनेक्शन वहां से है। मेरा कनेक्शन कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण से है, भगवान राम से है, भगवान शिव से है। राम दुलार गिरी जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम। आपको इतना भी नहीं पता कि वर्ण किसे कहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि जाति किसको कहते हैं, और आपने कह दिया कि ये सब पंडितों का बनाया हुआ है, खेल खराब किया हुआ है।
1000 साल गुलामी के लिए कौन जिम्मेदार है जो 1000 साल आप गुलाम रहे? Who is responsible? Is it Pandits? Pandit didn't fail. Who failed? The society failed. The rulers of the day failed. The ideology of the day failed. Buddhism failed. Jainism failed. Other sects failed. Not the Brahmins. Brahmins were Brahmins. They were Pandit. They are Pandit today. They are Brahmins today also. Don't divide the society on caste lines. This is very dangerous for the health of this, for the health and growth of this nation. आप एक जगह कह रहे हैं कि हम संघवाद में और एक राष्ट्रवाद में इंटीग्रल इंडिविजुअलिज्म में हम विश्वास करते हैं। और राजीव लोचन द्विवेदी जी प्रणाम, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। दैट इज फाइन, दैट सूट्स अस। हमारे यहाँ के यदि मुस्लिम, यदि उनको जो समझा जाता है उस तरह से भी व्यवहार करने लगे तो ये हमारे भाई हैं। जानते हमारे मुस्लिम को क्या समझा जाता है और कहा जाता है? अरब में जब ये जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, जब ये हज के लिए जाते हैं तो वहां उनको अरबी कोई मुसलमान नहीं मानता। ये सब कहते हैं कि हिंदिया हैं, ये हिंदिया मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान है भी हिंदू मुसलमान तो सब हिंदू है। कोई 2-4 पीढ़ी पहले, कोई 5 पीढ़ी, कोई 10 पीढ़ी, कोई 15 पीढ़ी पहले ये मुसलमान हैं तो सब हिंदू। ये तो अरब से सवाए नहीं। मैं तो सबकी जन्म कुंडली जानता हूं। यदि देश का बंटवारा किसी वजह से हो गया धर्म के नाम पर, गद्दार लोगों ने, कांग्रेसी गद्दारों ने ऐसा कराया। इनको पता नहीं था कि कांग्रेस को बनाने वाले अंग्रेज इतने बड़े घातक हैं कि इन द लॉन्ग रन, लंबी यात्रा में जाके इनके साथ ऐसा घात करेंगे कि देश को छिन्न भिन्न कर देंगे, बांट देंगे। यही प्रोग्राम बनाया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज के द्वारा, ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसका जो एजेंडा था वो यही था कि हिंदुस्तान को, ये जितनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम, इनको छिन्न भिन्न कर दो बांट के। और इसीलिए आप यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, कोई आजादी थोड़े हाल हुई, तो इंस्ट्रूमेंट साइन किया, सौदा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करके उसमें सारे जितने खुदरे रिटेल वाले जितने राज रियासत थे सबको फ्री कर दिया कि यू आर फ्री टू एक्सेस टू द यूनियन, आइदर ऑफ द टू यूनियन, और यू कैन रिटेन योर, यू आर फ्री नॉट टू एक्सेस टू एनी ऑफ द यूनियन। आप किसी भी यूनियन को, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में मिल जाइए, आप फ्री हैं। सारे रियासतों को कर दिया फ्री राज्यों। ये तो थैंक गॉड कि पटेल जैसे लोग थे कि कुछ को मिलाया, 565 रियासतों को मिलाया, पूरे बांट के छिन्न भिन्न करने की। और समहाउ एट द क्लाइमेक्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जो ये भागने वाले थे उनसे आप समझौता करने लगे। और यही महात्मा गांधी, इन्होंने स्वीकार कर लिया, कह रहे थे कि हमारे लाश पर हिंदुस्तान बंटेगा। और लाश उनकी अभी जिंदा थी, राजीव कुमार जी, और हिंदुस्तान बंट गया। समझे जी, अमरिंदर कुमार जी, बंट गया। अब बंट जाने के बाद यदि आज के डेट में कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, तो क्या ये कह रहे हैं कि फिर से इनका हिस्सा यहां बन गया है? क्या कहना चाहते हैं? इट्स नॉट क्लियर। यदि इतने बड़े से जैसे बड़े साम्राज्य और परिवार का यदि हेड और मुखिया और प्रधान और अध्यक्ष, यदि वो ही इज नॉट क्लियर इन हिज माइंड, तो क्या होगा? भ्रम की स्थिति में होगा तो अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देंगे और उसके लिए अपने ही लोग आपको ट्रोल करने लगेंगे, अपने ही लोग आपको, आपकी भर्त्सना करने लगेंगे। और फिर आपको किसी एक प्रवक्ता कोई आया स्पष्टीकरण देने के लिए। हु इज आस्किंग फॉर योर क्लैरिफिकेशन? नोबडी। वॉट एवर यू हैव टोल्ड,
लोगों ने उसको उसी तरह से ले लिया है आपने जो कुछ भी कहा है। इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। नोबडी इज बोदर्ड, ये मत समझिए। आप जहां हैं वहां रहिए। यदि हेड ऑफ फैमिली अपने को समझते हैं तो हेड ऑफ फैमिली की तरह स्टेटमेंट दीजिए। इधर उधर की जो बात जानते नहीं उसमें आप हाथ काय को लगाते हैं? धर्म, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के बारे में राजनेता कमेंट करता है, राजनीति के बारे में धर्माचार्य लोग कमेंट करते हैं। ये कौन है, असद मदनी है कि फदनी है, कौन है मेरे को पता नहीं, वो कर दिया कुछ स्टेटमेंट। यानी धर्माचार्य लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं और पॉलिटिशियन लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्टेटमेंट देते हैं। दिस इज कॉल्ड मिसमैच। मिसमैच, या ये कहेंगे स्ट्रेइंग इनटू अदर्स टेरिटरी, दूसरे के टेरिटरी में, क्षेत्र में घुसना, ये अतिक्रमण है, वायलेशन है। इसमें मैं यही कहूंगा, अपनी वाणी को संयमित कीजिए। Whosoever speaks on behalf of thousands, lakhs and crores of people, he should be mindful of his utterances. Indiscreet utterances which lead to disintegration, fragmentation in the society. ये कहते हैं कि अंग्रेजी आपको बोलने नहीं आता तो काय को बोलेंगे? आप आइए ना, जिसकी है हिम्मत तो मेरे से आजमा ली जरा अंग्रेजी में की संस्कृत की हिंदी। घमंड मेरा थोड़ी बोलता है, मेरे अंदर की आस्था है। मेरे पास जो आस्था है मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं की कृपा है। मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए जहां मेधा मेरिट की जरूरत है, वहां सबसे पहले एक नेशनल स्पिरिट की जरूरत है, राष्ट्रीय भावना, जो सबको एक सूत्र में बांध सके। अपनी बात कहते रहिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए कहते रहिए, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन एंड इवन प्लैनेट अर्थ एंड वर्ल्ड का भी भविष्य, विश्व का भी भविष्य तभी तक सुरक्षित है जब भारत सुरक्षित है और भारत में प्रजातंत्र सुरक्षित है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हो सकता है एक सप्ताह के बाद में फिर उपनिषद पर मेरा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण।